हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 मोशन। क्या होता है मोशन? तो बेसिकली आप मोशन देखोगे, ये एक कॉमन इवेंट है आपके आसपास में। जैसे कि आप कुछ नेचुरल इवेंट में मोशन देखे होगे, जैसे कि क्लाउड मूविंग कर रहा है, बारिश हो रहा है, तो वो भी क्या उसके रेनिंग जो होते हैं वो मोशन में होते हैं। एंड स्नो फॉलिंग, बर्फ जो गिरता है, ठीक है, आप स्नो फॉलिंग का मजा लिए होगे कश्मीर साइड में। एंड स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग, है ना, पानी का बहाव देखे होगे आप रिवर में। मोशन डेली एक्टिविटीज में भी देखे होगे, जो ऐसे जैसे कि लोग जॉगिंग करते हैं, है ना, कार ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ये सभी एक नॉर्मल एक्टिविटीज है। देखो, इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसके 300 साल पहले, है ना, 300 साल पहले लोगों ने इसे समझना शुरू किया था। बट इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 300 साल से और भी पहले हो गया था। जिस साइंटिस्ट का नाम था गैलीलियो। क्या साइंटिस्ट का नाम था? इन्होंने बहुत पहले ही मोशन के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया था, ठीक है, बहुत पहले ही। जो कि ये इटली के रहने वाले हैं। कहाँ की? इटली के रहने वाले हैं। उसके बाद स्टडी किया मीन्स गैलीलियो के बाद सर आइजैक न्यूटन ने, जो कि ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से मोशन की कहानी स्टार्ट हुआ, है ना। देखो, अब ये मोशन फिजिक्स में आया कैसे? मोशन फिजिक्स में आया कैसे, ठीक है। एक्चुअली ये जो है ये 1900 ईयर्स पहले की कहानी है। इसकी बाद में जो फिजिक्स में आई वो मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है। तो मोशंस के बारे में बहुत 100 साल पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया हुआ था। मोशन किसका पार्ट है? जिसको 11th में जाओगे आप तो मैकेनिक्स पढ़ेंगे इसमें, है ना, मैकेनिक्स। तो ये मैकेनिक्स से ही आ गया है। अब मैकेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक। मैकेनिक के कितने पार्ट होते हैं? स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक, ठीक है, ये 3 पार्ट। तो मैकेनिक्स से ही स्टार्ट हो गया था। मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके बारे में अभी आपको जानना जरूरी नहीं है। तो मैकेनिक्स में से ही स्टार्ट हो गया था मोशन के बारे में पढ़ना, क्लियर है। तो मोशंस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। कैसे? मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अभी इनिशियली P1 पे है, कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होकर कहाँ पे हो गया? P2 पे। अब यहाँ से यहाँ पे आने में जो भी टाइम ड्यूरेशन लगा होगा, लेट सपोज टू बी t, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं x। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब आपके आसपास की रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, क्लियर है। वो अर्थ के रिस्पेक्ट में होता है, हो सकता है वो स्पेस के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ये वो किसी दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में हो सकता है कि आप उसके रिस्पेक्ट में ट्रैवल कर रहे हो कि नहीं। जैसे कोई खड़ा होकर आपको देख रहा है, आप दौड़ रहे हो, तो वो जो खड़ा है बंदा वो आपको क्या बोलेगा? यार तुम दौड़ रहे हो, मतलब कि तुम मोशन में हो, ठीक है। तो मोशन बेसिकली क्या होता है? मोशन बेसिकली होता है चेंज ऑफ पोजिशन। क्या होता है? चेंज ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, है ना। एग्जाम्पल दिया हमने दे रखा है क्या कि वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, वाटर नोडिंग टू द ब्लोइंग विंड, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। इससे पहले हमने भी एग्जाम्पल दिया था, है ना, जैसे रेनिंग हो रहा है, स्नो फॉलिंग हो रहा है, क्लाउड मूविंग हो रहा है, स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग हो रहा है ना। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है, स्नैक्स का मोशन आप देखोगे ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से स्नैक्स मूव करता है। तो किसी भी आप इंसेक्ट का मूविंग देख सकते हो। तो मोशन बेसिकली ये सारी चीजें, मोशन क्या है? चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। दूसरी चीज कि मोशन जो है ना एक रिलेटिव फिनोमेना है। मोशन क्या है? एक रिलेटिव फिनोमेना है। आप आगे जाकर पढ़ोगे कि मोशन और रेस्ट कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट इन द सेंस क्या, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक टाइम में मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। मतलब मोशन और रेस्ट होता ही नहीं है। वो बेसिकली देखते क्या है? बेसिकली देखते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट। उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मोशन में या रेस्ट में होता है।
क्लियर है? कहने का मतलब होता है रिलेटिव फिनोमेना का मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट वो मोशन में जो अपीयर हो रहा है ना, जिसे एक पर्सन देख रहा है, वो अगर दूसरे पर्सन वहां पे अगर कोई देख रहा है तो हो सकता है उस दूसरे पर्सन उस ऑब्जेक्ट को मोशन में देख रहा हो। अगर पहला पर्सन मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में देख रहा है तो हो सकता है दूसरा पर्सन उसे मोशन में देखो। एग्जाम्पल समझो इसको। मान लो कि एक अर्थ पे एक पर्सन खड़ा है ना, ये कहाँ पर है? अर्थ पे, ठीक है। दूसरा पर्सन कहाँ पर है? स्पेस में। मान लो कहाँ पे है? स्पेस में है। अब क्या हो रहा है कि ये बस स्टेशनरी है। बस क्या है? ये बस है सरफेस अर्थ सरफेस पे, है ना, अर्थ सरफेस पे क्या है? ये बस है। जो बंदा स्पेस में है उसे अर्थ का रिवॉल्यूशन समझ में आएगा। अर्थ रोटेट करता है, हम लोग जानते हैं कि अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन और अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो ऑब्वियसली अर्थ उसे मोशन में दिखेगा। तो जब अर्थ मोशन में दिखेगा तो उसे जो ये बंदा ए खड़ा है या फिर बस जो खड़ा है तो वो भी उसको मोशन में दिखेगा। मतलब ये अगर बंदा सी से मैं पूछूं कि ये बस का पोजीशन बताओ तो बस क्या बोलेगा? बस को क्या बोलेगा कि ये मोशन कर रहा है। बट वही चीज मैं अगर ए से पूछूं तो ए क्या बोलेगा कि वो नहीं, वो मोशन नहीं बल्कि रेस्ट में है, क्योंकि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है। दोनों का जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है, सी का ऑब्जर्विंग पॉइंट स्पेस है, ठीक है, इसका स्पेस है, जबकि ए का ऑब्जर्विंग पॉइंट अर्थ है और बस का भी क्या है? बस भी कहाँ पर है? अर्थ पे है। तो ए को जो बस दिखेगा वो रेस्ट में दिखेगा और सी को जो बस दिखेगा वो मोशन में दिखेगा। तो इस तरह से मोशन एक रिलेटिव फिनोमेना है। हमें उस एक दूसरे ऑब्जर्वर के कंपेयर में उसके सराउंडिंग से हमें क्या करना पड़ता है? हमें क्या करना पड़ता है? रिलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज है मोशन के बारे में, हमें अभी इसके अंदर स्टडी करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मोशन होता क्या है? मोशन होता क्या है? मोशन को डिस्क्राइब क्या हो करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, मोशन को जो डिस्क्राइब करते हैं वो तो बहुत सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे हम दो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, एक डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। जनरली जो मोशन में हमें पढ़ने हैं वो यहाँ पे हमें पोजीशन भी पढ़ने होते हैं, है ना, ये सारी चीज डिस्क्राइब करते हैं मोशन को। टाइम पढ़ने होते हैं, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सलरेशन है, ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। जर्क है जो हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है ना, ये पढ़ना नहीं है हमें। जैसे आप बाइक पे बैठे रहते हो तो कोई अचानक ब्रेक लगा दिया या सामने गड्ढा पड़ गया तो आप वहाँ पे जो बाइक होता है आपके जर्किंग करता है ना। चलो, तो बेसिकली मोशन को जो डिस्क्राइब करता है, जनरली हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर ये बोलें कि उसको फाइनल पोजीशन को लोकेट करने के लिए, है ना, डिस्टेंस विथ रेफरेंस टू इनिशियल पोजीशन, है ना, एट अ गिवन टाइम, ठीक है। तो मोशन को डिस्क्राइब कौन करता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और यही बताएगा उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे और डिस्टेंस देखोगे, ठीक है। और सिंस क्योंकि ये मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है इसलिए हमें रेफरेंस पॉइंट का जरूरत पड़ता है, जिसको ओरिजिन भी बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? ओरिजिन भी बोलते हैं इसे, क्या हुआ है? ओरिजिन भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है कि मान लो कि ये आप नंबर सिस्टम पढ़े होगे जिसमें कि ये जीरो मान लेते हैं, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं। कहने का मतलब अगर यहाँ से कोई बंदा अगर अपना जर्नी स्टार्ट करता है, ठीक है, मान लो कि 5 सेंटीमीटर राइट साइड में आया, वापस फिर ये जीरो पे गया 5 सेंटीमीटर ट्रैवल करके, एंड वापस ये इधर ये आ गया
तो इधर आ गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब हम इस जीरो से उसके जर्नी को देख रहे हैं, मतलब अपना वो जो ओरिजिन से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है 5 सेंटीमीटर राइट साइड में, 5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये सारी चीज, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को ओ को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। अगर हम यहाँ पे ये पूछें कि जीरो से जब अपना बंदा स्टार्ट किया जर्नी, तो जीरो पे आने में टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इधर 5 राइट में गया, फिर 5 वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हम क्या किस चीज़ की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसका सेम है ना। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो, जो डिस्टेंस डिस्क्राइब होता है ना, उसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, है ना। जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इस टाइप से अगर देखें, इस तरह से हम लोग देखें, तो जो डिस्टेंस है ना, उसको डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड सिर्फ करता है, जो कि एक स्केलर है। इसलिए जो जिसको मैग्नीट्यूड, जिसके लिए जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर, and the quantity which described using both magnitude and direction, that is known as vector. तो वेक्टर स्केलर का मतलब ये होता है, स्केलर सिर्फ क्या डिस्क्राइब करेगा, मैग्नीट्यूड। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है वो स्केलर क्वांटिटी। बट वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर के लिए दोनों चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। यूनिट भी होते हैं, ऑब्वियसली यूनिट स्केलर का भी होता है, यूनिट सभी की होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे, देखा यहाँ पर कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया। एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपना जर्नी ओ से स्टार्ट करता है, और हम यहाँ पे 3 पोजीशन ले रहे हैं, P1, P2, P3, आप चाहो तो 4, 5, 6 जितना भी ले सकते। ये डिस्टेंस जीरो से ओ से ओरिजिन से कितना, 20 मीटर, ये डिस्टेंस 40 मीटर है, और ये डिस्टेंस 60 मीटर है। मान लेते हैं कि 0 से 60 तक आने में, मतलब ओरिजिन से 60 तक आने में ये 10 मिनट लेता है, ये 10 मिनट लेता है, एंड वापस फिर ये जा रहा है कहाँ पर, वापस ये P2 पे जा रहा है, यहाँ पे आने में इसको 5 मिनट लगता है। तो बताओ, ओ से जब अपना जर्नी स्टार्ट किया, वो P1 होते हुए, P2 होते हुए P3 पे गया, एंड वापस कहाँ पे फिर आया, फिर P2 पे आया। तो बताओ कि टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सोचो, वीडियो पॉज करो और बताओ कितना हुआ, कमेंट में बॉक्स में कमेंट करो आप। देखो, टोटल डिस्टेंस का मतलब जो भी ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज ओ से लेकर P1, P1 से P2, P2 से P3, P3 से वापस P1, तो वापस P1 पे आ गया। अब देखो, ओ से लेकर P3 तक कितना हुआ, ये सारे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस में ऐड हो जाएगा। OP1, OP1 के बाद कौन सा डिस्टेंस, P1, P2, है ना, ये वाला OP1 यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से P1, P2, फिर यहाँ से P2, P3, है ना, P2, P3, फिर P3 से वापस P2 पे आ गया, P3 से वापस P2। ये सारे डिस्टेंस ऐड करो और बताओ OP1 कितना है, 20 मीटर, P1, P2 20 मीटर, P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस देखना है हमें। P2, P3, P2 से P3 40 से 60 गया, कितना हुआ, 20, फिर वापस आया 20, कितना हो जाएगा, 80 मीटर। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब डिस्टेंस के लिए हमें सिर्फ, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने सिर्फ क्या लिखा, मैग्नीट्यूड लिखा, मैग्नीट्यूड और यूनिट है, मैग्नीट्यूड 80 यूनिट मीटर, यूनिट मीटर। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन इसका यहाँ पे है, फाइनल पोजीशन क्या है,
P2 पे, ठीक है, कहाँ है, P2 पे। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज 40 माइनस 0, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो कि है कितना, 40 मीटर। किस साइड में है, क्योंकि ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, किस साइड में है, राइट साइड ऑफ ओरिजिन या ओ, राइट साइड ऑफ ओरिजिन या फिर ओ। देखो ये ऑब्जेक्ट अभी भी कहाँ पर है, यहाँ पे राइट साइड ऑफ दिस ओरिजिन। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करते हैं, है ना, क्लियर है, क्लियर है। और अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट वापस यहाँ पे ओरिजिन पे आ जाता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता, 0, है ना, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाता। वापस ये इधर आ जाता, लेट सपोज टू बी ये P4 है और ये 20 मीटर है, तब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता। डिस्टेंस में तो सिंपली सारी चीजें ऐड हो जाते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखने होते हैं। तो इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये वाला पार्ट है, फाइनल पोजीशन कौन सा है, ये वाला पार्ट है, और ये जो 20 है 0 के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड इन द सेंस कि ये वैल्यू नेगेटिव में है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस केस में, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन कितना है, -20 मीटर, इनिशियल पोजीशन 0 मीटर। सो कितना वैल्यू आएगा, -20 मीटर। इट मीन्स कि माइनस का मतलब है कि जहां से उसका जर्नी स्टार्ट हुआ था उसके वो अब दूसरे साइड में पहुंच गया है, लेफ्ट साइड में पहुंच गया है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, एंड जब वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। सो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है और 0 भी होता है। क्लियर है, आ गया समझ में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आगे समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में डिफरेंस क्या है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये, है ना, आ जाता है लिखने के लिए कभी, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट हमने देखा मे बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, और इट कैन बी 0 ऑल्सो, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है जो होता है वो सिर्फ कहाँ पर होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे और एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब। एक सिंपल सा, एक इजी सा, अगर ये स्ट्रेट पाथ है ए एंड बी, स्ट्रेट पाथ पे अगर इस पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और ये एक सिंगल कंडीशन ऐसा है जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। क्या होना चाहिए इसके लिए, कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल में ऑब्जेक्ट को मूव करना है। थर्ड डिफरेंस इज कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्योंकि डिस्टेंस के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी कोई, अभी तक तो हम लोग ये देख लिए कि स्ट्रेट पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। वही चीज अगर हमें सर्कुलर पाथ मिल जाए तब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर, यहाँ से ध्यान पे देना, यहाँ पर ए और बी दो पॉइंट ले लेना है, क्या लेना है, ए एंड बी दो पॉइंट ले लेना है,
और ये एज्यूम करना है कि कोई पार्टिकल है वो ए से बी की साइड में, ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। ए से मूव करते करते, मोशन करते करते कहाँ पहुंच गया, बी पे मूव कर गया। उस सर्कुलर ट्रैक का, जिस सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, उसका रेडियस आर है, ये आर है, तो ये भी आर हो जाएगा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, टोटल डिस्टेंस अगर मैं इस सर्कुलर ट्रैक का निकालूं, मतलब ए से अपना जर्नी स्टार्ट किया, वापस वो ए पे जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, वापस ए पे पहुंचने में। तो टोटल डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर पाथ इज नथिंग बट लेंथ ऑफ this circular path, right, is nothing but circumference of the circle। ठीक है, यही होता है circumference of the circle। और circumference of the circle क्या होता है, 2 पाई r, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, r है। तो अब ध्यान से देखना, ये a से b तक, सो टोटल लेंथ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा। देखो ये भी, अगर इसमें सर्कल को डिवाइड करूँ तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना, एक पार्ट ये पूरा, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये। तो फर्स्ट पार्ट आप देखो तो क्या टोटल लेंथ का ये 1/4 हो जाएगा, मतलब टोटल लेंथ ऑफ ए बी इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 कट गया, और पाई आर बाई 2। तो ये टोटल लेंथ ऑफ ए बी कितना आ गया हमारा, पाई आर बाई 2। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मतलब टोटल लेंथ ऑफ ए बी का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस है। ये कहाँ क्या निकला हमारा, डिस्टेंस, क्या निकला हमारा, डिस्टेंस। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट पाथ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के जो बीच में स्ट्रेट पाथ बन रहा है। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से ले लें, कैसे लें, जिस तरह से जो यहाँ सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे ऐसे, और ये वाला पार्ट, ये आर है, ये बी है, ये ए है, और लेट सपोज टू बी ये सी है। तो ये आर क्या हो जाएगा, सॉरी ये आर नहीं, ये तो फाइंड करना है ए बी, ये आर है और ये आर है, और ये हमें ए बी फाइंड करना है। तो क्या आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, है ना। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कौन सा है, ए बी है, ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन सा है, आर का स्क्वायर, बेस भी क्या है, आर का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2r। तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ए बी से स्क्वायर हटेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर रूट में चला जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 2r स्क्वायर, और ये हमारे पास आंसर 2r आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट का। तो इस तरह से हम लोग सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, करना क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अपना जो मोशन है वो ए से स्टार्ट करता है, और ए से स्टार्ट करने के बाद वो पहुंचता है इस पॉइंट पे, इट्स सपोज टू बी ये पॉइंट डी है ना, या सी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ये पॉइंट सी पे पहुंचता है, ये पॉइंट ओ है, ये सी पे पहुंचता है, और उसका सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आर है। तो बताना है टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिमिलरिटीज, डिफरेंस हम लोग देख लिए थे। सिमिलरिटीज बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
तो दोनों का एक चीज कॉमन होता है, क्या चीज? यूनिट। दोनों का डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर। दूसरा चीज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। किस केस में? जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे यूनिडायरेक्शनल मोशन कर रहा होता है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है। तो ये दो सिमिलरिटीज हैं। क्लियर है? अब ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि वेक्टर तभी मीनिंगफुल है, कि तभी मीनिंगफुल है जब वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो, तभी वेक्टर मीनिंगफुल है। इसमें से कोई भी एक चीज नहीं रहा तो वेक्टर इज इनकम्प्लीट। क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट हो जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन। वेक्टर क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट तभी होगा जब उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज नहीं रहा, वो मैग्नीट्यूड नहीं रहा, तो वेक्टर क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन इनकम्प्लीट। डायरेक्शन नहीं रहा तो भी इनकम्प्लीट, दोनों नहीं रहा तो भी इनकम्प्लीट। क्लियर है? क्लियर है? ये सिमिलरिटीज बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट था। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारे यहाँ पर क्या है? क्वेश्चंस। क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि an athlete complete a round of a circular track of diameter 200 meter in 20 seconds. Calculate the distance traveled by the athlete. अब एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर बोल रहा है इन्होंने कि ये 200 मीटर है। मान लेते हैं ये ए है, ये पॉइंट बी है और ए बी के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है, यही बोल रखा है। ये भी बोल रखा है कि यहाँ से एक एथलीट अपना जर्नी, अपना मोशन स्टार्ट करता है और ये वापस बी से स्टार्ट करता है और वापस बी तक आने में वो 20 सेकेंड का टाइम लेता है। जब 20 सेकेंड का टाइम लेता है तो ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एथलीट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट एट द एंड ऑफ 1 मिनट 10 सेकेंड। सो 1 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड और प्लस 10 सेकेंड कितना हो गया? टोटल 70 सेकेंड। तो ये भाई साहब का पूछ रहे हैं कि 200 डायमीटर का एक राउंड है, एक सर्कुलर ट्रैक है, कोई एथलीट इस पे मोशन करता है ना, और ये इस सर्कुलर 200 डायमीटर का जो सर्कुलर पाथ है उसको ये कंप्लीट कर देते हैं भाई साहब 20 सेकेंड में। 20 सेकेंड में वो अपना मतलब पूरा सर्कुलर ट्रैक जो है, सर्कुलर पाथ जो है कंप्लीट एक बार वो चक्कर लगा लेते हैं 20 सेकेंड के अंदर, है ना। 20 सेकेंड में वो एक बार चक्कर लगा लेते हैं। तो बताना है आपको कि 70 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे और उसी 70 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उनका। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलो तो पहला क्या है, अब ध्यान से देखना। 20 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रहे हैं वो भी नहीं पता हमें, क्योंकि 200 डायमीटर क्या दिया हुआ है, ये डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ जो 200 मीटर है उसका टोटल लेंथ क्या हो जाएगा। सो टोटल लेंथ of the circular path, total length of the circular path is nothing but क्या, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, circumference of the circular path, या सिर्फ circumference of the circle लिख लेते हैं। सर्कल क्या होता है? 2 पाई r, बट r यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो क्या होता है, क्या हो जाएगा? 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2। r की जगह पे क्या लिखेंगे? r की जगह पे d इज इक्वल टू क्या होता है? r बाई 2। तो r कितना हो गया? 2d। सो 2 पाई r कितना हो गया इसका? r कितना हो गया? 2 पाई r, है ना, 2 पाई r। देखो यहाँ पे d इज इक्वल टू
क्या क्या होता है यहाँ पर यार, d इज इक्वल टू वॉट, 2 टाइम्स ऑफ r। ठीक है, d इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ r। d इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ r। तो ये पाई को अलग रखने दो, 2r को क्या लिख दो, d। तो ये हो जाएगा 22/7 और d कितना है 200। क्या वैल्यू आएगा यहाँ पर, 628.57 मीटर। मीन्स the distance covered by athlete in 20 seconds is equal to 658.27 मीटर। सॉरी 658 नहीं, 628। कितना, 628.57, 628.57 मीटर। कितना, ये 20 सेकेंड में, ये 20 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड लगाता है। तो इसका मतलब ये 20 सेकेंड में टोटल लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर वो ट्रैवल कर रहा है, उतना वो अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो 20 सेकेंड में कितना, 628.57 मीटर। तो हम लोगों को कितने में निकालना है, 60 सेकेंड में कितना होगा। यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रैवल in 20 seconds is equal to 658 point, अरे यार 628 है ना, 628.57 मीटर। So distance travel in 1 second is equal to 628.57 divided by 20 seconds. So distance travel in 70 seconds is equal to 628.57 divided by 20 multiply by 70। कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये आएगा 2199.99 मीटर। सो अप्रॉक्स 2200 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन एथलीट इन 70 सेकेंड इज इक्वल टू 200 मीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, नॉट डिस्टेंस, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की। तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर, और ये 20 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड लगाता है। कितना में, यहाँ से एक कंप्लीट राउंड कितना हो गया 20 सेकेंड, दूसरा राउंड कितना हो गया अगेन 20 सेकेंड, तीसरा राउंड कितना हो गया अगेन 20 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लग गया 60 सेकेंड में। इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ क्योंकि जहां से स्टार्ट कर रहा था वापस वहीं पे आ गया, यहाँ पे ठीक है, उसी पोजीशन पे आ गया जहां से स्टार्ट कर रहा था। तो 60 सेकेंड में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बाकी बचा 10 सेकेंड, क्योंकि टोटल जो टाइम है यहाँ पर 70 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो 10 सेकेंड में, क्योंकि 20 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड लगा रहा था, तो 10 सेकेंड में वो कितना राउंड लगाएगा, ये वाला है ना, कौन सा, ये वाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 मीटर। दैट्स इट। क्योंकि 3 कंप्लीट राउंड में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इन 3 कंप्लीट राउंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। 3 कंप्लीट राउंड में करने में कितना टाइम लगा रहा था 60 सेकेंड, बाकी बचा जो 10 सेकेंड में वो इतना डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड will be valid only, so it will be 200 meter, the final answer of this question। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स वाला है और यहाँ पे आपको खुद से आंसर करना है।
बहुत इजी है, ये होमवर्क पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको मेरी बात याद है तो आप ये क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर लोगे। क्लियर है? चलो तो आइए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें मोशन के टाइप्स पढ़ने हैं। यूनिफॉर्म मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, यूनि का मतलब सेम फॉर्म, एक ही टाइप का मोशन करना है भाई। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मोशन नहीं करना है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना, जब भी कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, जैसे कि मान लेते हैं कि 1 आवर में, 1 आवर में वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, नेक्स्ट सेकेंड आवर में वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, नेक्स्ट थर्ड आवर में वो अगेन 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल देखना है हमें, टाइम नहीं देखना है, हमें टाइम इंटरवल देखना है, ठीक है। फर्स्ट आवर में कितना 50 किलोमीटर, सेकेंड आवर में कितना 50 किलोमीटर, थर्ड आवर में कितना 50 किलोमीटर। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। आपकी जो स्कूल बस है, स्कूल बस कैसे चलता है, स्कूल बस पता है कैसे चलता है, आपकी स्कूल से स्टार्ट हुई और छुट्टी के टाइम स्कूल के आसपास में बहुत भीड़ होती है, तो वहां से धीरे धीरे बस चलना स्टार्ट कर होता है, ठीक है। धीरे धीरे बस चलता है, धीरे धीरे बस चलता है ना। मान लेते हैं कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आया और ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जो आ रहा है, और इस स्पीड से मान लेते हैं वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना, 2 किलोमीटर डिस्टेंस। नेक्स्ट इसको थोड़ा स्मूथ रास्ता मिल गया और वहां पे उसकी स्पीड हो गई 40, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, और ये स्मूथ रास्ता मान लेते हैं 4 किलोमीटर मिला, ठीक है। कितना मिला, 4 किलोमीटर। वो 40 किलोमीटर की स्पीड से कितना चला, 4 किलोमीटर। अगेन वो उसकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर, क्योंकि ये क्राउडेड एरिया है, ये क्या है, क्राउडेड एरिया, और यहां से वो लगभग मान लेते हैं 3 किलोमीटर चले। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कि इस बस का जो स्पीड है वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो जो वेरी करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट, है ना, अलग अलग टाइम में वो अपना डिस्टेंस पूरा करेगा। तो ऐसी मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपका जो स्कूल बस जो मोशन करता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं करता, है ना। दूसरी चीज क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग ये जूम करते हैं कि वो स्ट्रेट पाथ पे चले और अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करे, तभी यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अगर वो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने में स्पीड वेरी करता है और स्पीड वेरी करेगा तो ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। आई बात समझ में, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल कैसे लिए थे, एग्जाम्पल ऐसे लेना है जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन का लिए थे उस टाइप से। तो फर्स्ट आवर में मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर चला, सेकेंड आवर में मान लेते हैं ये 20 किलोमीटर चल दिया, थर्ड आवर में मान लेते हैं ये 50 किलोमीटर चला। तो हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करने की मोशन को ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, है ना। अभी मैं जैसे कि स्कूल बस का एग्जांपल लिया था, क्लियर है। क्योंकि स्कूल बस स्पीड डाउन स्पीड अप करता है, तो ऐसे में क्या होगा, वो उसका डिस्टेंस जो हो, ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो अलग अलग होगा, और जब अलग अलग होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है, ओके।
अब आते हैं हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी पे। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड हमें सिर्फ ये बताता है कि आप जो व्हीकल चला रहे हो या फिर आप जो ऑब्जेक्ट की मोशन करा रहे हो, उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो एक्चुअली कितना फास्ट है और कितना स्लो है। तो बेसिकली ये स्पीड हमें एक बेसिक आइडिया देता है अबाउट हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी मूव्स। क्लियर है? व्हीकल्स के टर्म में अगर हम देखें तो ये जो शो करता है स्पीड, स्पीड कौन डिवाइस शो करता है? स्पीडोमीटर। कौन डिवाइस शो करता है? स्पीडोमीटर। ठीक है। सिंबल क्या होता है स्पीड का? v होता है। हालांकि वेलोसिटी का भी क्या होता है? v होता है। दोनों का डिस्टेंस क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। सेम चीज इसका भी डिस्टेंस क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्लियर? स्पीड यहाँ पे सिर्फ स्पीड को क्या चाहिए होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, इसलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए स्पीड एंड मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी दोनों चाहिए होते हैं, इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला याद रख लेना भाई साहब, ये फॉर्मूला याद रखना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आगे बढ़े। ओके। अब डिफरेंस क्या है स्पीड एंड वेलोसिटी में? जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो डिस्टेंस ट्रैवल पर सेकेंड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड, बट यही जो डिस्टेंस ट्रैवल हम एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन की बात कर लें डिस्टेंस के लिए, तब वो वेलोसिटी में काउंट होता है। means the distance traveled per second by a moving object in a particular direction, then it is called velocity. Speed एक scalar quantity है ना, which is not tells us the direction of motion, but velocity एक vector quantity है और ये हमें direction of motion और speed दोनों बताता है, ये इसे velocity बोलते हैं। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, जबकि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस भी पॉजिटिव तो स्पीड पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट जीरो या नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है, इसलिए तो जीरो बाई समथिंग इज जीरो। एक राउंड कंप्लीट होने के बाद स्पीड का वैल्यू जीरो नहीं होता। सर्कुलर पाथ में अगर एक राउंड कंप्लीट होता है तो यहाँ पे स्पीड जो होता है वो जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर एक कंप्लीट राउंड करता है सर्कुलर पाथ का तो उस वक्त क्या हो जाएगा? वेलोसिटी जो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था स्पीड एंड वेलोसिटी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे पास क्या है? ये क्वेश्चन है ऑब्वियसली। क्या है ये? क्वेश्चन है ऑब्वियसली। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बोल रखा है कि अगर ट्रेन ट्रैवल करता है फर्स्ट 25 किलोमीटर इन 30 मिनट में एंड नेक्स्ट 50 किलोमीटर इन 40 मिनट में एंड रिमेनिंग 25 किलोमीटर इन 30 मिनट में, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, और टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? ये 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर अगेन, ये टोटल डिस्टेंस हो गया ना। तो टोटल डिस्टेंस 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर अगेन, टोटल डिस्टेंस 100। टाइम कितना दिया हुआ है? टोटल टाइम फर्स्ट वाला टाइम का 30 मिनट, सेकेंड वाला टाइम 40 मिनट, थर्ड वाला टाइम इज अगेन 30 मिनट। तो 30 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट। अब ये दोनों का यूनिट जो है ना डिफरेंट है, तो दोनों को सेम करने के लिए देखो 100 100 कट जाएगा, तो 1 किलोमीटर बाई 1 मिनट। अब 1 किलोमीटर तो सही है, बट 1 मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर में। तो 1 मिनट का मतलब 1/60 आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1 1 कट जाएगा, 60 ऊपर चल जाएगा। तो जो टोटल स्पीड, एवरेज स्पीड हमारा आया वो कितना हुआ? 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। देखा आपने, 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, या फिर ये बोल लो कि 30 मिनट में 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 40 मिनट में 50 किलोमीटर, 30 मिनट में अगेन 25। तो एवरेज स्पीड ये इसमें से कोई भी नहीं है। कौन सा एवरेज स्पीड है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें तो उस वक्त जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू का एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एवरेज स्पीड क्या चीज, v प्लस फाइनल वैल्यू ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल प्लस फाइनल वैल्यू ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकाल लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, फर्स्ट केस में d डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v1 एंड वापस आ जाता है v2 स्पीड से, मतलब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट गया यहाँ तक, a से b तक गया, d जिसका डिस्टेंस है वो v1 स्पीड से गया एंड वापस a पे v2 स्पीड पे आ गया, तब उस केस में जो टोटल जर्नी होता है कितना होगा, d प्लस डी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2d हो गया। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, v एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस 2d हो गया, टोटल टाइम टेकन। तो इस केस में फर्स्ट a से लेकर b तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू, तो t1 इज इक्वल टू d बाई v1 एंड t2 इज इक्वल टू d बाई v2, क्योंकि d क्या है, दोनों के लिए सेम है। सो फर्स्ट टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो गया, और ये 2d डिवाइडेड बाई t1 की जगह क्या पुट करेंगे हम, d डिवाइडेड बाई v1 और d डिवाइडेड बाई v2। तो इस तरह से 2d हमें नीचे एलसीएम लेंगे v1 इंटू v2, और v1 की जगह क्या हो जाएगा, v1 की जगह क्या हो जाएगा, v2 इंटू डी प्लस v1 इंटू डी, है ना। अब हम यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई, अब देखो d कॉमन ले लो और अंदर में हो जाएगा v1 प्लस v2, और ये होल डिवाइडेड बाई v1 v2, तो ये पार्ट ऊपर चल जाएगा और ये d कट जाएगा। सो v एवरेज क्या निकल कर आ रहा है, देखो आप 2, ये पार्ट ऊपर चल गया, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 v2, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को ये वाले फॉर्मूला से हमें अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे समझा देता हूँ कैसे, कि मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, ठीक है, कितना 50 किलोमीटर, और वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और वापस वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गया उसी डिस्टेंस को, तब इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो इस फॉर्मूला से आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड वेरी कर रहा है, हो सकता है क्राउडेड एरिया हो जा, आने के बाद जाते टाइम ट्रैफिक फ्री होगा, आते टाइम ज़्यादा ट्रैफिक हो गया होगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड वेरी कर रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमें डिफरेंट डिफरेंट केस है, डिफरेंट डिफरेंट केस है ना, जो कि ये डेरिवेशन हमने बता दिया कि ऑनवर्ड डिस्टेंस के लिए d इज, ऑनवर्ड डिस्टेंस के लिए टाइम टेकन मीन्स कि t1 हो जाएगा d बाई v1, और फिर वापस रिटर्न डिस्टेंस के लिए t2 हो जाएगा d बाई v2। तो टोटल टाइम टेकन जो ये t लगेगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन से, ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अगर 1/3 डिस्टेंस की बात करें विथ स्पीड v2 एंड 1/3 नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस स्पीड v2 एंड नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस कितना स्पीड v3, ठीक है, सेम डिस्टेंस बट स्पीड इज डिफरेंट, उस केस में जो एवरेज स्पीड आ जाएगा सेम चीज़ क्या हो जाएगा, इसको भी सोल्व आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v2 v3 v3 v1 प्लस v2 v1, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे, है ना, इसको सोल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब इसी तरह से और भी अदर केसेस हैं, जैसे कि कोई भी बॉडी ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड v1 v2 v3 और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है t1 t2 t3, इस तरह से अपना बॉडी ट्रैवल कर रहा है, उस केस में जो एवरेज स्पीड होगा बॉडी का क्या होगा, v1 t1 v2 t2 v3 t3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। अब इसका डेरिवेशन कैसे होगा, देखो, इफ अ बॉडी ट्रैवल विद द स्पीड v1 ड्यूरिंग टाइम t1
है ना। तो ये 3 पार्ट में दिया हुआ। v1 टाइम कितना t2 t1, v2 स्पीड टाइम कितना ले रहा है t2 ले रहा है, v3 स्पीड टाइम कितना ले रहा है t3 ले रहा है। क्लियर है ना। अलग अलग टाइम ले रहा है, क्या ले रहा है, अलग अलग टाइम ले रहा है। अब हम लोग एवरेज स्पीड क्या जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन होता है। क्या होता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन तो सही है, t1 प्लस t2 प्लस t3 लगेगा, बट टोटल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। सो v1 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई t1। तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा v1 t1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्टेंस, ये टोटल जो डिस्टेंस है ये मान लो d है, ये भी मान लो d है, ये भी मान लो d है, टोटल डिस्टेंस रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो एक के लिए डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस d1 इज इक्वल टू वॉट, d1 d2 d3। सो d1 इज इक्वल टू वॉट v1 t1। सो टोटल डिस्टेंस कितना था d1 प्लस d2 प्लस d3 हो जाएगा। तो d3 जब हो जाएगा तो d1 कितना हो जाएगा v1 इंटू t1, देखो v1 इंटू t1, दूसरे के लिए v2 इंटू t2, v3 इंटू t3 तीसरे के लिए। तो इस तरह से जो एवरेज स्पीड है हमारा निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लेके। क्लियर है। सेकेंड केस है कि अगर दो गिवन टाइम इंटरवल सेम हो जाए, मतलब t1 इज इक्वल टू t2 हो जाए, है ना, t1 इज इक्वल टू t2 और फाइनल क्या हो जाए t हो जाए, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड होगा t1 t2 t3 जो यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है उसको सारे को हटा देंगे, है ना, और सिर्फ क्या लिखेंगे t, क्योंकि t1 इज इक्वल टू t2। इस केस में क्या है t1 इज इक्वल टू t2 और ये कितने के बराबर हो गया t के बराबर। सो v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाई t1 सॉरी 2t हो जाएगा, और ये v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई टाइम, क्योंकि ये t और t कट जाएगा। एक मिनट, v1 प्लस v2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, नॉट t नहीं होगा, कितना होगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये t नहीं होगा, ये फाइनल आंसर जो होगा ये गलत है। क्या आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आई बात समझ में, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। इफ 3 गिवन टाइम इंटरवल आर सेम, तो 3 टाइम इंटरवल सेम है मतलब t के बराबर है, उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा जब 3 गिवन टाइम इंटरवल सेम होगा, बता सकते हो क्या, मतलब कि v1 t प्लस v2t प्लस v3t ये किसके बराबर हो जाएगा t1 t प्लस t है ना, प्लस प्लस जैसा सब दिख रहा है। क्या हो जाएगा t प्लस t प्लस t प्लस t, मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3, t को कॉमन ले लो मतलब बाहर ले लो, डिवाइडेड बाई 3t, फिर t से t कट गया, क्या आंसर आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्या बात समझ में आया क्या, तो ये आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म मोशन इज सेड टू बी मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है। बल्कि जबकि अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। क्लियर है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब नॉन यूनिफॉर्म
स्पीड। बस ये 2 पॉइंट याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट इज सेकेंड पॉइंट। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इसका मतलब वो उसका स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ, तो ये एवरेज स्पीड है ना, एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस, कोई बोलते हैं ना कि भाई मुझे इसका आंसर बताओ। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब अभी, इसी वक्त, है ना। मतलब कि अगर 5:10 PM हो रहा है तो मुझे इसी वक्त आंसर चाहिए। तो इसका मतलब ये है, इंस्टेंट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो स्पीड होता है उस स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है। पर्टिकुलर टाइम में, है ना, जो स्पीड होता है उस स्पीड को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ये कब यूज होता है? जब ऑब्जेक्ट, जब व्हीकल या फिर जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा होता है ना। इसका मतलब उसका स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो कंटिन्यूसली जब चेंज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसका स्पीड कुछ हो रहा होगा। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो स्पीड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर कोई बॉडी रेस्ट से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो जब वो रेस्ट में है तो उस वक्त उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, है बात समझ में। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में एक और फैक्टर क्या है कि वो अपना जो स्पीड होता है वो स्पीड अंडर एक्सलरेशन होता है। उसका मोशन क्या? अंडर एक्सलरेशन होता है, मतलब कंटिन्यूसली उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में। और वो स्पीड कौन बताता है? मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन बताता है? स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल, है ना। यहाँ पे स्पीडोमीटर जो है वो एवरेज, एवरेज स्पीड नहीं बताएगा। ये एवरेज स्पीड नया बताएगा। ये कौन बताएगा? ये सिर्फ स्पीडोमीटर जो बताएगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा भाई। कौन बताएगा? अरे हम बताएंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है क्योंकि उसमें आप देखे होंगे जब आप स्कूटी, जिसको स्कूटी चलाने आ रहा होगा, जब चलाते हो तो जैसे ही एक्सलरेट करते हो तो उसकी जो स्पीडोमीटर का काटा होता है ना, कंटिन्यू क्या होता है? इंस्टेंट वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, ठीक है। कब ये रुकेगा? जब आपकी स्पीड क्या हो? यूनिफॉर्म हो। मतलब कि आप गाड़ी को एकदम सेट कर लिए और 20 के स्पीड में चला रहे हो, रास्ता खा रहे एकदम चल रहे हो मजे से, तो उस वक्त क्या हो जाएगा? आपका जो स्पीड होगा, आपका जो यूनिफॉर्म मोशन, मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। उस केस में एक्सलरेशन 0 रहेगा, क्योंकि आप एक्सलरेट ही नहीं कर रहे हो, आप वेरी नहीं करा रहे हो। क्योंकि एक्सलेशन मान लो कि उसी पर्टिकुलर टाइम में निकाल लेते हो v माइनस यू बाई टी, तो क्या हो जाएगा? v 20 के स्पीड से चल रहे हो, ये भी 20 के स्पीड से चल रहे हो, कुछ टाइम के इंटरवल की नहीं कर, मान लो 5 सेकंड के बीच का देखे, तो क्या होगा? 0/5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना भाई। तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब सिर्फ समझो क्या चीज, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होता है व्हीकल या ऑब्जेक्ट का, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला करते हैं। ठीक है, ओके। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर स्पीड विथ अ डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। अगर स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड, स्पीड में सिर्फ क्या होता है? स्पीड में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है ना। बट वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अगर स्पीड में हम डायरेक्शन इंक्लूड कर दें तो वही तो इस वेलोसिटी कहलाएगा। अगर स्पीड में हम क्या मैग्नीट्यूड और के साथ में डायरेक्शन इंक्लूड कर दें, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन
अब यहाँ पे पूरे फॉर्मूले बता दिया इन्होंने मैथमेटिकली, ये डेफिनेशन क्या चीज की स्पीड इज इक्वल टू इज नथिंग बट व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हम यहाँ पे लिख देंगे डू नॉर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पीड नहीं वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो इस तरह से वेलोसिटी जो हो गया वो दोनों चीजें स्पेसिफाइड करता है, स्पीड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो वेलोसिटी का मतलब स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, स्पीड के साथ डायरेक्शन इंक्लूड कर दो वो वेलोसिटी कहलाएगा। डिनोट करते हैं स्मॉल v से, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, लार्जर यूनिट किलोमीटर पर आवर। बात है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग क्या पढ़े थे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, सिंपल सा चीज है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट, ना तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। एक ये टर्म है, छोटा छोटा टर्म है जिसको याद रखा करो, क्योंकि इतनी सारी चीजें याद रखना ना पॉसिबल नहीं है। तो छोटा छोटा जो चीज है ना बहुत काम आते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब स्पीड जो होता है और दूसरा डायरेक्शन जो होता है दैट मस्ट नॉट बी चेंज, ये कांस्टेंट होना चाहिए भाई, कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। So if the velocity of an object does not change at time passes, it is said to move with a uniform velocity. तो यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन किया है कि वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी का मतलब स्पीड के साथ डायरेक्शन, ये दोनों चेंज नहीं होना चाहिए। सो इन ऐसे केस में स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो कैसे पाथ पे चलेगा, स्ट्रेट पाथ पे, है ना। ना तो वो राइट जा सकता है, ना ही लेफ्ट जा सकता है, ना आगे जा रहा है तो पीछे नहीं जा सकता है ना। एक फिक्स्ड स्पीड के साथ उसे यूनि डायरेक्शन मोशन करना पड़ेगा। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल in equal time interval howsoever small a time interval. So we also say in this situation that object is uniform motion. So uniform velocity, uniform motion. Clear? Clear? तो ये पॉइंट याद रखा करो, ये पॉइंट याद रखो। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जस्ट उसका ऑपोजिट। So if a velocity of a moving body does not remains constant, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, मतलब उसका या तो स्पीड चेंज हो रहा है, या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या तो स्पीड चेंज हो रहा है, या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तब उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है। दोनों चेंज हो रहा है तो भी बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा बट डायरेक्शन कांस्टेंट है। अगर ये चेंज, ये कांस्टेंट, तब भी जो वेलोसिटी होगा, तब भी जो वेलोसिटी होगा वो नॉन यूनिफॉर्म ही होगा ब्रो। अगर ये कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब भी वो वेलोसिटी जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही होगा। क्लियर है समझ में। द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। किस केस में, सर्कुलर पाथ में मोशन चेंज होता है, स्पीड डायरेक्शन ऑफ मोशन हर एक इंस्टेंट पे देखोगे आप, ये इस तरह से चेंज हो रहा है हर एक इंस्टेंट पे। यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर वो क्लॉकवाइज चल रहा है तो, क्लॉकवाइज चल रहा है तो हर एक इंस्टेंट में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, बट स्पीड जो होगा, स्पीड का मैग्नीट्यूड, द स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, बट मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 2 मीटर, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड है, हर जगह 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। थर्ड केस में अगर स्पीड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो भी वो
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भाई कि ऑन अ सर्कुलर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। सर्कुलर ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, 60 किलोमीटर का ट्रैक है, ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल टू द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू गेट एन एवरेज ऑफ 40 किलोमीटर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप। इसको डायग्राम से समझते हैं कि एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है, लेट सपोज टू बी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, 60 किलोमीटर का है। ठीक है, और फर्स्ट 30 किलोमीटर जो है, मान लेते हैं कि यहां तक, तो ये फर्स्ट 30 किलोमीटर जो है वो कितने में स्पीड के साथ चला, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर है उसी वो कितने स्पीड के साथ चले सो दैट कि इंटायर ट्रिप का जो एवरेज वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। समझ रहे हो बात? क्वेश्चन ये बोल रहा हूं। तो देखो, अब वी एवरेज होता क्या है भाई? वी एवरेज होता क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर कितना, 60 किलोमीटर। बट व्हाट अबाउट टोटल टाइम? फर्स्ट केस में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट केस में v1 भी दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस भी दिया हुआ है 30 किलोमीटर। तो टाइम क्या होगा? टाइम क्या होगा? टाइम हो जाएगा 30/30 मीन्स की 1 आवर। बट सेकेंड वाले पॉइंट के लिए हमें नहीं पता, हमें सिर्फ क्या पता है, डिस्टेंस पता है। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो इसके लिए t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर और ये लेट सपोज टू बी v2, सो t2 इतना, t1 इतना, सो दोनों निकालो, टोटल टाइम इज नथिंग बट व्हाट, t1 प्लस t2। सो 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय t1 कितना आया, 1 आवर आया, और 1 आवर प्लस t2 कितना है, 30 डिवाइडेड बाय v2 आया। एवरेज वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 40। ठीक है, सो इसको निकालो, 40 इज इक्वल टू 60 बाई, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, v2, तो ये v2 प्लस 30। ठीक है, v2 प्लस 30 क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 टाइम्स ऑफ v2 प्लस 30 इज इक्वल टू v2 पर चला जाएगा यहाँ पे 60 v2 के साथ, है ना। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे वैल्यू, सो v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको मैं और आपको बता ही देता हूँ। इसको यहाँ ले आकर यहाँ पे स्पेस थोड़ा हमें ज़्यादा मिल जाएगा, तो फिर से मैं उसको लिखता हूँ 40 v2 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 v2, ये हो जाएगा 40 v2, ये हो जाएगा 1200। मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 40 को v2 के साथ, एक बार 40 को 30 के साथ, जो कि इक्वल होगा 60 v2, ये हो जाएगा कितना 1200, और 60 v2 माइनस 40 v2 इधर आएगा, 60 v2 माइनस 40 v2, सो ये हो जाएगा 20 v2 और इधर हो जाएगा 1200। ठीक है, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया और 2 6 जा 12, तो एक जीरो यहाँ पे था, 60 हो जाएगा। मीन्स कि v2 कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब जो v2 का वैल्यू है वो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा, तब जाकर एवरेज इंटायर ट्रिप का एवरेज जो वेलोसिटी होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, आया समझ में? आगे समझ में? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योर कार स्टार्ट एट 36 किलोमीटर toward east. After 10 minutes it turns toward the north and travel at a rate of 18 kilometer per hour for the next 10 minutes. What is its average speed and velocity? तो मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका। So car start at 36 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट ऐसे होता है, ये आप याद रखो, नॉर्थ साउथ, राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट। सो ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद 10 मिनट के बाद ये नॉर्थ की तरफ घूम जाता है एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब ये वाला वैल्यू। ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, सो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, है ना, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब ये ऐसे चला फिर ऐसे चला, है ना, मतलब कि ए बी प्लस बी सी। टोटल टाइम कितना लगा, 10 मिनट, 10 मिनट इज, है ना, 10 मिनट और प्लस 10 मिनट। तो ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई 20 मिनट। ठीक है, इधर ही रहो भाई, उधर नहीं जाओ। तो ए बी इज नथिंग बट 36 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें निकालना है, ये स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब फर्स्ट वाले जो स्पीड है वो कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, 10 मिनट, तो ये हो गया ना d1। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ये पहला वाला, एंड 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 किलोमीटर पर आवर को अगेन 10 मिनट के साथ, तो ये डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट। तो ये वैल्यू फिर कितना आएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, से मैं रब कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू, अब ये देखो 20 मिनट हमें आंसर, जो हमें आंसर लाने की कोशिश करेंगे, देखो आंसर लाना है तो या तो किलोमीटर पर आवर में लाओ या मीटर पर सेकेंड में आओ, लेकिन कभी भी किलोमीटर पर मिनट में नहीं लाना, क्योंकि ज़्यादातर ये चांस होते हैं कि आंसर जो गिवन होता है वो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड में होता है ना। ऐसा यूनिट मैच करना चाहिए, डिस्टेंस का भी टाइम का भी। अगर वहाँ पे गिवन है कि नहीं आपको आंसर किलोमीटर पर मिनट में ही लाना है, तो ही सिर्फ उसी केस में आप किलोमीटर पर मिनट में आंसर लाना। ठीक है, तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, 10 मिनट को ना बाहर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 18, ये किलोमीटर में था, और 10 मिनट को बाहर लिए तो 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, सो 10 डिवाइडेड बाई 60 आर। ठीक है, और इसी तरह से 20 मिनट को करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 60 आर। तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 54 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी आप निकालोगे। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या, वही पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ये वाला पार्ट, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन इज 20 मिनट अगेन। तो ए बी कितना है, 36 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, इसको हम होल 1/2 और इंटू में 10/60 आर हो जाएगा, और ये होल डिवाइड किससे होगा,
20 डिवाइडेड बाई 60 से होगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 40.25 किलोमीटर, और ये आ जाएगा 20.125 किलोमीटर। किस साइड में? देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये इस साइड में अलोंग ए से सी की तरफ में। सो क्योंकि हमें डायरेक्शन भी बताना है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, सो अलोंग ए सी, अलोंग ए सी। ये हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, देखो क्वेश्चंस जहाँ पे भी आता है, न्यूमेरिकल जहाँ पे भी आता है, पहले उसे वीडियो को पॉज करो, एंड पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करो, एंड देन उसके बाद फिर से रिज्यूम करके वीडियो को आप सॉल्यूशन को आप देख लो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हमें एडिशन ऑफ वेलोसिटी भी समझना है ना। एडिशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? अब ये डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। एडिशन ऑफ वेलोसिटी क्या, मान लो कि एक रिवर है, वो फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे मान लो कि ये एक बोट दिया हुआ, या कोई पर्सन स्विम कर रहा है, कुछ भी ले सकते हैं। ये बोट है, ये बोट को यहाँ से ऐसे जाना है। क्या बोट ऐसे जा पाएगा? क्योंकि वाटर का जो रिवर का जो वाटर है वो फ्लो, वो भी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी स्पीड इस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो ये स्टील वाटर में जो वेलोसिटी ऑफ द बोट है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। स्टील वाटर इन द सेंस कि वो जो क्रॉस कर सकता है ये बोट, वो सीधे जाएगा, स्टील वाटर में सीधे चला जाएगा। मतलब कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर वाटर का जो वेलोसिटी है वो भी अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा भाई? वाटर का वेलोसिटी हम मान कर यहाँ पे चलते हैं कि कुछ राइट डायरेक्शन में ऐसे है, और वो है 4 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ना रिवर का जो डायरेक्शन है वो ऐसे, पानी इधर जा रहा है, तो नाव जो है, नाव तो ऐसे नहीं जाकर ऐसे चला जाएगा। समझ रहे बात? तो ये दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो स्पीड दिया हुआ है ये दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू बताना है क्या होगा, यही वेलोसिटी ऐड करना है हमें, यही वेलोसिटी ऐड करना है। तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या जानते हो, v टोटल जो होगा क्या होगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 25, और ये कितना आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए, तभी होगा। ठीक है, ठीक है। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग किसी को रिलेट करके देखते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमें अगर मिल जाए तो उसे रिलेट करके देखते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी है ना, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट को मोशन के बारे में, मोशन को स्टडी करने के लिए, है ना। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर किसी दो ऑब्जेक्ट का मोशन को स्टडी करना है तो वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी बहुत हमें यूज का होता है, बहुत हेल्प करता है हमें। ठीक है, अब सिंपल सा चीज देख लो कि मान लो कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 1 किलोमीटर है। तो ये ए है, ये बी है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। कितना है, 1 किलोमीटर, है ना। बोथ मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, विथ ए मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड एंड बी मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड। We have to find out how much time A will take to the catch B. कितना टाइम लेगा? तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो A है, A किधर मूव कर रहा है, A मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स B, टुवर्ड्स B, है ना। कितने सेकेंड से, कितने स्पीड से, एट द रेट ऑफ 5 - 4 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड।
1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ए बी की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ए का भी डायरेक्शन वही है जो बी का डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं। डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है? 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए बी इज 1 किलोमीटर which is equal to 1000 मीटर, which is equal to 1000 मीटर। कितना हो जाएगा ये? 1000 मीटर। क्या निकालना है? टाइम क्या लगेगा भाई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया? 1000 मीटर। स्पीड कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 1000 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि मीटर मीटर कट जाएगा। कितना टाइम लगेगा दोनों को एक साथ आने में? है ना, 1000 सेकेंड लग जाएगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये 5 + 4 हो जाएगा, मीन्स कि 9 हो जाएगा। डिस्टेंस तो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, और ये आंसर हमारा कितना आएगा? अप्रॉक्स 111.11 सेकेंड। इतने सेकेंड में वो एक दूसरे को मीट कर जाएगा, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो। क्लियर है? क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है रिलेटिव वेलोसिटी का। आगे बढ़े हम लोग। रिलेटिव वेलोसिटी हो सकता है बोर्ड में ना हो, है ना, क्योंकि बोर्ड में ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। एडिशन ऑफ वेलोसिटी भी ये बोर्ड में नहीं हो सकता, है ना। तो ये सिर्फ मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये जो लेक्चर है इसका मेन एम ही है कि बोर्ड के साथ साथ जो बच्चे अदर साइंस ओलंपियाड देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर जो है वो क्या है? हेल्पफुल होना चाहिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा है क्या? स्टार्ट नहीं, वो गलती से बुला गया, स्टार्ट नहीं बल्कि क्या है? एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमें क्या समझना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन क्या होता है? मान लो कि तुम अपना स्कूटी स्टार्ट करते हो और स्टार्ट करते हो जब, तो उस टाइम में ब्रेक लगाए हुए रहते हो, मतलब उसका जो टाइम जीरो में इनिशियल स्पीड क्या होगा? जीरो। जैसे ही ब्रेक छोड़ते हो वो आगे की तरफ जाता है, और मान लेते हैं कि 5 सेकेंड के अंदर अंदर तुम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर लेते हो। मतलब टाइम 5 सेकेंड में फाइनल स्पीड कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो स्पीड जिस रेट से चेंज होता है ना, क्या बोला मैंने? क्या बोला? एक ये स्पीड मतलब क्या? यहाँ पे वेलोसिटी की बात करेंगे ना, समझ रहे हो बात? या फिर कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो भाई, स्पीड बोल सकते हो। जिस रेट से स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसी रेट को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब a इज इक्वल टू v/t, तो एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मीन्स कि यहाँ पे डेल्टा v/डेल्टा t भी लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 10 किलोमीटर है, इनिशियल जीरो है, फाइनल टाइम कितना लग गया? 5, इनिशियल जीरो है, तो एक्सेलरेशन 10/5, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया भाई रे भाई। कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप 5 सेकेंड के अंदर एक्सेलरेशन गेन कर लेते हो, एक्सेलरेशन अटेन कर लेती है आपकी व्हीकल, है ना। अगर वो 0 से 10 किलोमीटर पर आवर आने में 5 सेकेंड ले रहा है, इसका मतलब आपकी जो ऑब्जेक्ट है, आपकी जो व्हीकल है, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन अटेन कर लिया। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
ठीक है, होल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, होल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, क्लियर है, होल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्पेशल कंडीशन एक्सेलरेशन के लिए ये है, इसी फॉर्मूला से स्पेशल कंडीशन हमें समझना है कि अगर यहाँ पे देखो v इज ग्रेटर देन u है, तब एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब जो भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सेकेंड थिंग भी आप याद रखना कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्लियर है, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर v इज ग्रेटर देन u होगा तो a पॉजिटिव, अगर v इज लेस देन फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन u होगा देन a इज नेगेटिव, अगर v इज इक्वल टू u हो जाएगा तो उस केस में a क्या हो जाएगा, जीरो। समझ गए बात, समझ गए बात, तो ये आपको पॉइंट याद रखनी है, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सलरेट करने के तीन तरीके। पहला क्या कि आप स्पीड को चेंज करो, डायरेक्शन वही रहने दो, है ना, जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वही डायरेक्शन रहने दो, बट स्पीड को चेंज करो तो एक्सलरेट कहलाएगा, एक्सलरेशन कहलाएगा। अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, स्पीड को चेंज नहीं कर रहे हो तो भी कहलाएगा, अगर दोनों को चेंज कर रहे हो तब तो वो एक्सलरेशन कहलाएगा ही कहलाएगा, ठीक है। अब ये नोट्स क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल जो होता है वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि v एवरेज इज इक्वल टू v प्लस फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, v प्लस u बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन है, बॉय स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना, एक लड़का है वो अपना जर्नी रेस्ट से स्टार्ट करता है। अब देखो रेस्ट का कहने का मतलब बहुत कुछ होता है भाई, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट का मतलब टाइम जीरो है उस केस में, एंड अटेन अ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब 6 v क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना ले लिया 30 सेकेंड, मतलब जीरो टाइम से 30 सेकेंड में आते आते उसका जो स्पीड हो गया वो 0 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, देन ही स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली, अब वो यूनिफॉर्मली स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है, और वो फाइनल जो होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, और ये कितना टाइम लग रहा है, नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब ध्यान से सुनना, तो उसके दोनों केस में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। इस केस में एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 बाई टी, तो फाइनल वेलोसिटी 6 है, इनिशियल 0 है, टाइम क्या है 30 माइनस 0 अगेन, सो 6 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज 1/5 दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट का, ये फर्स्ट का, बट इस वाले केस में क्या फंडा है भाई, इस वाले केस को कैसे, ये स्लोज डाउन है, ये क्या हो रहा है स्लोज डाउन, मतलब यहां पे जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो क्या हो रहा है, डी एक्सलरेट हो रहा है, क्या हो रहा है डी। तो अब इसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगा, ठीक है, बट इसको 4 मीटर पर सेकेंड होने में कितना, सिर्फ 5 सेकेंड लगता है, मतलब ये टाइम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो इसे सिर्फ 5 सेकेंड लग रहा है, मतलब ये इनिशियली टाइम अब स्टार्ट करेंगे t इज इक्वल टू 0 से,
तब एक्सलेरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 है ना। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम कितना लगा 5 सेकेंड में। सो v कितना है 4, u कितना है 6, टाइम कितना लगा 5। सो 4 माइनस 6 इज -2 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी एक्सलरेशन का मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सलरेशन, डी एक्सलरेशन का मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन किस में आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू। कितना आया -4 मीटर पर सेकेंड। कितना आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन का यूनिट क्या होता है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एट अ सर्टेन टाइम a particle has a speed of 18 meter per second in positive x direction and 2.4 second later that speed was 30 meter per second in opposite direction. What is the magnitude of the average acceleration of the particle during the 2.4 second interval? तो मैं यहाँ पे एक्स वाई डायरेक्शन बना दे रहा हूँ, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है कि एक सर्टेन टाइम में पार्टिकल का जो स्पीड है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ कितना है 18 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल स्पीड है, u is nothing but initial speed, u is nothing but initial speed. So initial speed कितना है 18 मीटर पर सेकेंड in the direction of positive x and 2.4 second later that speed was 30 मीटर पर सेकेंड in opposite direction. फिर से इस डायरेक्शन में इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये टाइम कितना लग रहा है 18 मीटर से 30 मीटर में 2.4 सेकेंड ही टाइम लग रहा है। क्या टाइम लग रहा है 2.4 सेकेंड। तो क्या बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन। तो काइनेमेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज करके ला सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी। मैग्नीट्यूड निकालना है तो अगर वैल्यू माइनस में आता है तो हमारा आंसर प्लस में ही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब प्लस में आंसर आ लाना। सो फाइनल वेलोसिटी 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 18, ठीक है। दूसरी चीज कि ये फाइनल वेलोसिटी क्या अपोजिट डायरेक्शन में बोल रहा है, तो यहाँ पे हम साइन का ख्याल रखेंगे। मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, ये 30 गया इसका मतलब कि ये 30 किधर गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब v इज इक्वल टू कितना हो गया -30, v इज इक्वल टू कितना हो गया -30। सो -30 -18 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है 2.4 विच इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा ये 48 डिवाइडेड बाई 2.4 विच इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। बट हमें क्या पूछा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड को ऐसे दो डंडा के बीच में एक्सेलरेशन ए को लिखते हैं और ये हमारा साइन हट जाता है इसके आगे से, है ना। और ये आंसर कितना आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो आज की लेक्चर क्लियर है। अगर जिसे क्लियर नहीं हुआ है आप कमेंट करके बता सकते हो, है ना। आप प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर करना, है ना। किसी भी केस में कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।